अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रार खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह ख़ान। और हमारा अलमिया कुछ ये है कि 26 लोग कत्ल हो जाते हैं और हम 24 घंटों के अंदर अंदर उनको भूल जाते हैं। 26 ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं और 12 घंटे बाद आप बुलेटिन्स देखें या आप हमारे से भी पूछें तो उसका ज़िक्र ही नहीं होता। हफ्ते के रोज़ सुबह के वक्त दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा के ट्रेन स्टेशन को निशाना बनाया। ये हमला सुबह के वक्त हुआ जब दर्जनों लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और एक खुदकुश हमलावर ने वहाँ पर जाकर अपनी एक्सप्लोसिव वेस्ट को डेटोनेट किया। कई दर्जन लोग इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं, कुछ बहुत शदीद ज़ख्मी हैं और हमें नहीं पता कि उनकी जानें बचेंगी या नहीं। बदकिस्मती से ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए ये एक मामूल बन गया है। कई दहशतगर्द तंजीमें एक्टिव हैं बलूचिस्तान में जिनमें BLA सिर्फ एक है। इस हमले की ज़िम्मेदारी BLA ने कबूल की है और 26 जो लोग शहीद हुए हैं उनमें 1 दर्जन फ़ौजी एहलकार और 6 रेलवे के मुलाजमीन भी शामिल हैं। इस साल और पिछले साल और शायद उससे पहले वाले साल में हमने देखा है कि ऐसी दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों में एक शिद्दत देखने को मिली है। 2024 की अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें तो हमने कई हमले देखे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमने कई हमले देखे हैं रेलवे लाइंस पर, हाईवेज़ पर, पुलिस स्टेशंस पर, बसों को रोककर लोगों को वहाँ से निकाल कर कत्ल किया गया है। लेकिन ये शायद पहली बार है कई सालों में कि क्वेटा के सेंटर को इस तरह टारगेट किया गया है। कई छोटे और बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस भी हमने देखे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड लोकल ऑपरेशंस हो या बड़ी कार्रवाइयाँ हो, लेकिन अटैक्स रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और अक्सर हम बात करते हैं कि आखिरकार हल किया है, और जब हम हल की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस या सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। इनके एक कोऑर्डिनेशन या आप समझें कि एक ओवरऑल जो एक सॉल्यूशन होती है उसकी बात करने की हम कोशिश करते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ जो हमेशा हाईलाइट होती है या कम से कम होनी चाहिए वो है कि अगर आपने टेररिज्म को रोकना है तो आपने टेररिज्म की फाइनेंसिंग को भी रोकना ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि जब हम BLA या मुख्तलिफ इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों की बात करते हैं तो एक एलिमेंट होता है फ़ॉरेन फंडिंग का। ये तो कोई पागल ही कहेगा कि नहीं, कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं होती। जाहिर है कि जो आपके दुश्मन हैं और जो दुश्मन एजेंसीज़ हैं वो ऐसे ग्रुप्स की फंडिंग करेंगे। दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी मैंने हाल में वसत एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा तारिक परवेज़ साहब का, जो आप नेक्टा के पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। पुलिस फोर्स से रिटायर होने के बाद नेक्टा ज्वाइन की थी और उन्होंने जिक्र किया दुक्की में, आपको याद होगा कि 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर को दुक्की में कोल माइनर्स कानकुन पर एक हमला किया गया था, जिसमें कोई 40 से 50 मुसल्लह अफराद जुनैद कोल माइंस पहुँचे और वहाँ पर 21 कानकुन कत्ल किए। 9 जो फायर इंजन्स थे कोल माइंस के उनको भी नज़र आतिश किया और तकरीबन 1 घंटे तक ये कार्रवाई जारी रही। लेकिन ना फ्रंटियर कोर, ना पुलिस, ना बलोच लिवी जो नज़दीक दुक्की शहर में ही थे, दुक्की टाउन में थी, उन्होंने आके उनका मुकाबला किया। अच्छा, BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली लेकिन तरीक़ा कार उनका ही था। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि उसके अगले माह 3 नवंबर को कुछ मुसल्लह अफराद ने 3 कोयले के ट्रकों को भी जला दिया। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि हमारी एक छोटी सी डिबेट चल रही थी कि कानकुन को टारगेट करने का क्या मकसद है, इससे क्या आपको हासिल हो रहा है। तो तारिक परवेज़ साहब ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि असल में जो कोल माइंस हैं बलूचिस्तान की वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गई हैं BLA और इस तरह की तंजीमों की फंडिंग के लिए। वो उनका कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक BLA को हर साल बलूचिस्तान की कोल माइंस से 5 अरब रुपए का भट्टा वसूल होता है।
5 अरब रुपए। और वो इतना ओपनली ऑपरेट करते हैं कि जब वो आपसे ये भट्टे की डिमांड करते हैं तो वो क्वेटा के बैंक अकाउंट नंबर्स भी आपको देते हैं जिसमें आपने इन फंड्स को डिपॉजिट करना होता है। इस साल जनवरी में अब जाहिर है कि जो कोल माइनर्स हैं वो इसमें उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, या तो आप भट्टा दें या तो फिर इस तरह की दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। जनवरी को लोरालाई और पंजाब से जो पंजाब रोड जाता है उसको ब्लॉक भी किया कोल माइनर्स एसोसिएशन ने, और कहा कि इन भट्टाखोरों और इन कातिलों को पकड़ा जाए। अब जहाँ तक दुक्की की माइंस की सिक्योरिटी की बात है तो ऑन पेपर तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन तारिक साहब हमें बताते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक माइन ओनर्स ने एक अलग मुआहदा किया हुआ है एफसी के साथ, कागजी कार्रवाई है ये, कि सिक्योरिटी आपकी डोमेन है और और पैसे भी कलेक्ट किए जाते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन फिर भी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस के रोल की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो 2017 में दुक्की को एक ज़िला करार दिया गया और उस वक्त कहा गया कि यहाँ पर 425 पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए जाएंगे। इस वक्त तारिक परवेज़ साहब के मुताबिक, और वो जानते हैं इन इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से, सिर्फ 4 लोग हैं, एक एसपी, 2 डीएसपी और 1 क्लर्क, और ये है वो पुलिस जिसने इस पूरे ज़िले की सिक्योरिटी को कंट्रोल करना है। अच्छा, आपने बात की कि शुरू में जो पहला जुमला था कि 12 घंटे भी अब ऐसी खबरें नहीं चलती कि 26 मर गए, या दुक्की की खबर 6 घंटे चली, 6 घंटे चली। दूसरी बात ये भी है कि हमें बलूचिस्तान का टू बी वेरी फ्रैंक पता भी नहीं है, इसलिए कि 2 ज़राए हैं, या तो जो मिलिटेंट तंजीमें हैं वो अपना प्रेस रिलीज़ या एडमिशन करती हैं, या फिर दूसरा सोर्स है ISPR। इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म की वहाँ गुंजाइश नहीं है दोनों तरफ से, और नेशनल टेलीविज़न या नेशनल मीडिया पे डिबेट का कोई रिवाज ही नहीं है। कहीं हिदायत है तो कहीं सेल्फ सेंसरशिप, और कहीं बुरी मालूमात भी नहीं होती, ये है, और कहीं बेहसी भी है। हाँ, अगर मेरा ख़्याल है कि गुफ्तगू का दरवाज़ा ठीक है, वहाँ तो आप जैसे निमट रहे हैं सो निमट रहे हैं, मीडिया पे ही अगर गुफ्तगू का दरवाज़ा खुल जाए किसी तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है कि इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, जिसमें से एक ज़रा ने तफसीली बात की दहशतगर्दी का मसला, उस समेत सियासी मसले समेत, वसाइल के मसले समेत, किसी के पास जामे हल के लिए वाकई कोई हकीकी रोड मैप है, या सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, और बलूचिस्तान के इस अहम मौजू पर बात करने के लिए और मुझे दावत देने के लिए। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का जो मसला है उस पर आपके इस प्रोग्राम में हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। उसका देरपा और दीरीना हल के लिए रोड मैप तो मौजूद है, या उसका होना तो आसान है। असल मसला ये है कि क्या साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोग उस रोड मैप पे अमल दरामद के लिए जो इक़दामात उठाने चाहिए उसके लिए कोई तैयार है कि नहीं है। बदकिस्मती से मुझे वो विलिंगनेस, वो तैयारी कहीं नज़र नहीं आती, बल्कि मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात पे होता है और थोड़ी सी मायूसी भी होती है। पिछले 5-6 साल में आपके पास इस प्रोग्राम में कई दफ़ा हम इन मसाइल पे बात कर चुके हैं, और हर साल के साथ, गुज़रते वक्त के साथ, बतौर एक तालिब इल्म और बलूचिस्तान में इन मसलों को करीब से देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और जो साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार हल्के हैं वो माजी की गलतियों से सबक सीखने की बजाय उनसे पिछली से ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, और नतीजतन उसका जो खमियाजा है वो
आम आवाम को। अच्छा, लेकिन रफ़ीउल्लाह रोड मैप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी के पास भी हो। आपने बात की साहिबान इक़्तिदार, उनके पास भी तो कोई रोड मैप है ना जिस पे वो अमल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनका रोड मैप तो जो है वो बुनियादी तौर पर उसके मुझे यही 2 बुनियादी पिलर नज़र आते हैं। एक उसका सियासी पिलर है, दूसरा उसका एक लॉ एंड ऑर्डर या जो कोर्सिव पिलर है। जो सियासी पिलर है वो ये है कि बलूचिस्तान में एक स्टेबिलिटी और सियासी कंट्रोल की एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए अपने पसंदीदा लोग बिठाए जाएं, उनको अपने पसंदीदा लोगों को बरसर इक़्तिदार लाया जाए, ताकि जो आप कहलवाना चाहते हैं वो भी कहलवा सके और एक इस्लामाबाद को तासुर दे दें कि सब कुछ कंट्रोल में है। जो इसका नॉन पॉलिटिकल आर्म है, वो जो रिवायती तौर पर के जहाँ पे मुमकिन हो जो ताकत के इस्तेमाल से और सिक्योरिटी सेंट्रिक मेजर्स के थ्रू इस मसले को ख़त्म किया जा सके। अब ये माजी में चला है, रियासत ने काफ़ी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया और उसने लिमिटेड कामयाबी भी हासिल की। अब मसला ये है पिछले 3-4 साल में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है बलोच इंसर्जेंसी की नेचर में, वो ये है जो बड़ी तादाद में लार्ज स्केल में ये खुदकश हमलों की तरफ गए। खुदकश हमला एक ऐसा फिनोमेना है जिसको जो रिवायती सिक्योरिटी मेजर्स है उसके थ्रू इसको मुकम्मल रोकना या इस पे काबू करना वो काफी मुश्किल काम है। तो जिसकी वजह से सियासी के साथ साथ जो इनकी रिवायती सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो भी अब काफी मुश्किल में नजर आ रही है और वो नाकाम हो जी। अच्छा रफ़ी, आपने जिक्र किया सिक्योरिटी का। अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, राइट, और बलूचिस्तान में तो हमने देखा है कि इट ऑलवेज बीन अ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच, लेकिन ग्राउंड पर वो सिक्योरिटी कहाँ है? अभी जैसे आपने शायद ये आर्टिकल में मजमून पढ़ा हो जिसका मैं हवाला दे रहा था तारिक परवेज़ साहब का, और वो बात कर रहे हैं दुकी की कि संभालना पुलिस को है लेकिन वहाँ पर पुलिस की कोई नफरी नहीं है, या दुकी शहर में कुछ लेवीज हैं उनका है, वहाँ एफसी है, लेकिन एफसी भी जाहिर है कि जो 1 घंटे तक ये कार्रवाई चल रही थी दुकी में, तो एफसी भी वहाँ पर नहीं पहुँची। कौन सा वो स्टेज आता है या कभी वो स्टेज आता है आपके एक्सपीरियंस में कि वाकई एक्सेप्ट किया जाता है कि जो फ्रेमवर्क बनाई गई है या सिक्योरिटी की, या जो उसकी जिस किस्म की उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, ये कामयाब तरीका नहीं है? अगर ग्राउंड पर टेरर फंडिंग हो रही है भट्टे के थ्रू कोल माइंस से, और उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई उस फाइनेंसिंग को चोक करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई ऑन बैंक अकाउंट्स को ट्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये तो फिर लैप्स तो नहीं है ना, ये तो फिर एक अजीब किस्म की नेग्लिजेंस है। क्या नेग्लिजेंस है, या कैपेसिटी नहीं है, या कैपेसिटी नहीं है, या विल नहीं है? तो मसला क्या है आपकी नज़र में यहाँ पर? जी, इसमें मैं अपना जवाब भी दूंगा और जो आवाम का उधर तासुर है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मेरे ख्याल से इसमें नेशनल एक्शन प्लान 2014 के बाद इस पर काफ़ी कोशिशें हुई है और इसमें ख़ास तौर पर टेरर फाइनेंसिंग, फिर जब पाकिस्तान FATF के लिस्ट पे था उस वक्त भी काफ़ी कोशिशें हुई है। तो मैं समझता हूँ उस फ्रंट पे कोशिशें हुई है और उसमें लिमिटेड कामयाबियाँ भी मिलती है। जो इधर लोकल सोर्सेज में वो प्रॉब्लम ये है कि चूंकि FC को ये हवाले की गई है इन इलाकों की सिक्योरिटी, और FC पे अवाम के अदम एतमाद का हाल ये है। आपने अभी कैपेसिटी और विल की बात की, जब आप अवाम से वहाँ पूछेंगे वो कहते हैं विल है, और बहुत सारे तो यूँ भी कहते हैं कि ये हमले जो है ये FC चाहती है कि ये हमले होते रहें, क्योंकि इनकी जो एग्जिस्टेंस है और उधर वो टैक्स लेते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, उसकी जस्टिफिकेशन और रैशनल जारी रहेगी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी मिसट्रस्ट है। तो मैं समझता हूँ ये लेकिन मेरे नज़दीक ये इसकी नेचर ही ऐसी है कि ये बुनियादी तौर पर इस लिमिटेड कैपेसिटी और एक सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच के तहत इसको मुकम्मल तौर पर काबू करना ही एक मुश्किल काम है, और वो हमें नजर आ रहा है। जबकि मैंने आपको बताया कि आम आवाम तो समझती है कि इसमें सिक्योरिटी इदारे जो है वो या कंप्लिसिट है या वो जानबूझ के दूसरी तरफ देखते हैं जब ये हमले होते हैं। उसमें ये भी इश्यूज है जो दूर आप बड़े शहरों से निकले अतराफ में,
काफ़ी जो है जो कैपेसिटी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, वो बड़ी मुश्किल में है। उन पे बहुत अटैक्स होते हैं, और आई थिंक जो इंसर्जेंट्स है उन्होंने इस हवाले से खासतौर पर अतराफ में एक बड़ा खौफ का माहौल बनाया हुआ है। एक वक्फा ले लेते हैं काकड़ साहब, फिर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। एक शेर है, मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मौजू है हमारा बलूचिस्तान। तज्ज़ियाकार रफ़ीउल्लाह काकड़ हमारे साथ हैं। काकड़ साहब, पिछले सेगमेंट में हमारी जो गुफ्तगू हुई उसमें उस गुफ्तगू के पस मंज़र में एक सवाल और मेरे जहन में आया कि इस वक्त जो सूरत हाल हमें यहाँ बैठ के महसूस हो रही है वो ये है कि एक तरफ है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और दूसरी तरफ है मिलिटेंट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कह लें आप। बीच में जो ब्रिज है वो नहीं है किसी भी तरह का। जो रिवायती या मेन स्ट्रीम बलोच सियासतदान थे, वफाकी सतह पे बकौल उनके वो इंतहाई तन्हाई या नज़रअंदाज होने का शिकार हैं। लिहाजा उनकी जो है अपनी हलकों में भी जो रेट है वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर है। तो ये जो ब्रिज जल गया है या टूट गया है, ये भी एक बुनियादी फैक्टर है या अब ये बात आगे निकल गई है? मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी आगे निकल गई है। बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में हम इंक्रीजिंगली हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। दो चीज़ें हैं जिसमें जो पिछले चंद सालों में जिसमें खातिर खा तब्दीली आई है और जो पॉलिसी साज हलकों को समझनी चाहिए। पहला ये है कि जो स्टेट की आम आदमी, आम बलोच के साथ इंगेजमेंट है, उसमें वो भी बद से बदतर हुआ होने की तरफ चला गया है। जिससे मेरी मतलब मुराद मेरी ये है कि जो हकीकी सियासी नुमाइंदगी है उस पर रिवायती तौर पर जो मसाइल बलूचिस्तान में थे वो मजीद गंभीर हो गए हैं, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक आप समझे पिछले चंद सालों में एक मजीद इंतहा को पहुंची है, जिसकी वजह से हुकूमत, रियासत और रियासती इदारों की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी है आम आदमी की नज़र में, वो बड़ी शदीद तरह से मुतासिर हुई है। और उसका नतीजा अभी आपने देखा कि अख्तर मेंगल जैसे आदमी ने जब पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है और पार्लिमानी सियासत को एक मजाक कहा है, रेडी की दुकान से उसको तशबीह दी है, ये बुनियादी तौर पर वो बलोच अलायदगी पसंदों की नैरेटिव की इंडोर्समेंट है। वो यही तो कहते आ रहे हैं अपने हलकों में पिछले 15-20 साल से कि पार्लिमानी सियासत से बलोच के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अख्तर मेंगल जैसे लोग उनके साथ एग्री नहीं करते थे। उन्होंने पिछले चंद सालों में पार्लिमानी सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आखिर में वो इस नतीजे पे पहुंचे, तो इनडायरेक्टली उन्होंने उस बयानिए को इंडोर्स किया और ये उस इंसर्जेंट के बयानिए की जीत है। दूसरी जो तब्दीली इसमें मैं समझता हूँ पिछले चंद सालों में आई है और जिसकी बलोच सियासत में, बलोच कौमी तहरीक में हमें उसके असरात नजर आते हैं, वो जो डेमोग्राफिक चेंजेस है कि एक एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसकी सोशल मीडिया सेवी एजुकेटेड मिडिल क्लास की इमर्जेंस है, वो आपको बलोच सियासत में भी नजर आती है। आप बलोच इंसर्जेंसी ले लें, इसमें पिछले 10 सालों में, पिछले 7-8 साल में खसूसी तौर पर चेंज आया है कि जो रिवायती लीडर थे उनके हाथ से अब ये कंट्रोल चला गया और इसमें पढ़े लिखे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने इसकी क़ियादत संभाली हुई है। इसी तरह सियासी हलकों में जो रिवायती रियासत जिनके थ्रू बलोच सियासत को संभालती रही है या संभालने की कोशिश करती रही है, उनकी कोई अपनी लेजिटिमेसी है नहीं, वो अपने अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो एज अ रिजल्ट वो जो पार्लिमानी सियासत ब्रिज देती थी रियासत और आम शहरी के दरमियान, वो ब्रिज फराहम करती थी, वो ब्रिज मुझे लगता है टूट गया है। और जो नीचे अवाम है उसमें शऊर का लेवल और उनमें उनके बयानिए में मजीद सख्ती आ गई है। इन दोनों वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ जो रियासत और शहरी का ताल्लुक है उसमें दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो नए आपकी गुफ्तगू से मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि पुराने स्टेक होल्डर्स तो साइडलाइन हो गए हैं, नए स्टेक होल्डर्स सामने आ गए हैं। क्या नए स्टेक होल्डर्स को रियासत इंगेज कर सकती है
या रियासत उनसे बेजार है? जी, नए स्टेक होल्डर्स को रियासत बिल्कुल अगर एंगेज करना चाहे तो कर सकती है, और इसके अलावा कोई हल उनके पास कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जो पुराने रियासत के मनपसंद टोला है, एवरग्रीन ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस, जो हर 5-10 साल बाद रियासत की मर्जी से वफादारियां बदलते हैं, और बरसर इख्तिदार भी यही टोला रहा है। उन्होंने तो ना पीस डिलीवर किया है बलूचिस्तान में, ना डेवलपमेंट डिलीवर किया है, और नतीजतन अब नए लोग आए हैं। मारंग बलोच उस मूवमेंट की एक फर्द है जो उस नए चेंज की अक्कासी करती है। वो पुराने बलोच कॉम्प्रेसों से ज्यादा सख्त बयानियां रखते हैं, ज्यादा रिजिड भी है, और वो ज्यादा लचक भी दिखाने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। तो रियासत को मेरे ख्याल से इनको इंगेज करने के लिए बड़ी सब्सटेंशियल कंसेशंस देनी होंगी, और जो अपने रिवायती मनपसंद टोला है उनकी सरपरस्ती से हाथ उठाना होगा, और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए जो इकदामात चाहिए उसके लिए तैयार होना होगा। जो मैं समझता हूँ ये स्वीट टॉक या छोटे मोटे डेवलपमेंट पैकेजेस या कोई अच्छी कम्युनिकेशन कैंपेन का मसला सिर्फ नहीं है, बड़ी मेजर कोर्स करेक्शन चाहिए, अदरवाइज ये हालात मजीद खराब हो। मेजर कोर्स करेक्शन चाहिए। और आपने जो कहा ना कि ये ज़्यादा सख्त है, जो नई क़यादत है वो पिछलों के मुकाबले में अपने मौक़िफ़ में, ये इंसानी नफ्सियात भी है कि ज़रार साहब कि अगर आप मुझे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं तो मैं उतना ही सख्त गैर लचकदार होता चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे इंगेज करेंगे, मेरा वजूद जो है इस हद तक तस्लीम करेंगे कि हाँ आपसे भी बात हो सकती है, तो फिर चलते 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 मौक़िफ़ कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा, हो लेकिन सकता है। जब हम बात करते हैं ना इंगेज करने की, क्योंकि किसी को गलत फहमी ना हो, यहाँ पे ये बात नहीं की जा रही कि अब BLA की लीडरशिप को इंगेज करें। नहीं उसकी बात की नहीं, बिल्कुल अब बात की जा रही है, क्योंकि देखें टेररिज्म है, लेकिन जो अभी पॉलिटिकल कोर्स में यकीन रखते हैं, और वो भी नए लोग जो बज़ाहिर अवाम के नुमाइंदे हैं, जिनको सपोर्ट है, उनको इंगेज किए बगैर आप जितने भी ऑपरेशंस करें वो कामयाब, वो एक सिम्पटोमेटिक है। देखिए अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, अभी भी ये लसबेला, रफ़ीउल्लाह काकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रफ़ीउल्लाह काकर साहब को इजाज़त देते हैं, थैंक यू एंड ऑलवेज अ प्लेजर। लसबेला में अभी एक सुसाइड बॉम्बिंग को रोका गया है, ठीक है। अभी सिंध के होम मिनिस्टर ने कहा है कि जी जो कराची में जो हमला हुआ था चाइनीज़ इंजीनियर्स पर, उनके मरकज़ी मुलज़मों को भी हमने गिरफ्तार किया है, ग्रेट। लेकिन ये है सिम्प्टोमेटिक, आप एक रोकेंगे 4 कामयाब हों। सोर्स एंड अगेन देखो, एक है काइनेटिक चीज़, आपने फाइनेंसिंग रोकनी है, आपने ये सारी चीज़ें रोकनी है, लेकिन जब तक आपकी ब्रॉडर पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं होगी वो बढ़ते ही जाएंगे। जनरल गियाब, मैं अभी चेयरमैन माओ की बात करने वाला था, लेकिन आप चले गए जनरल गियाब की बात कर। जनरल गियाब और चेयरमैन माओ ने तकरीबन वैसी ही बात की। जनरल गियाब जो है वो तो प्रैक्टिकल, उन्होंने क्या ज़बरदस्त आदमी थे। उनका ये कहना है कि ये जो हैं गोरीले या छापा मार जो भी है, ये अवामी तालाब में ही ज़िंदा रहते हैं, उससे बाहर ज़िंदा नहीं रह सकते। एग्जैक्टली। तो या तो आप पूरे तालाब को खुश्क कर दें, वो आप कर नहीं सकते, वो आप कर नहीं सकते, लिहाजा आप कुछ मछलियों को अपनी तरफ करना होगा आपको। हाँ, कॉमन सेंस की बात है, और कॉमन सेंस बहुत महंगी। देयर इज नथिंग कॉमन अबाउट सेंस। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब का आखिरी ज़िला है राजनपुर, और वहाँ के एक सहाफ़ी हैं शेर अली खलती, उनका मैं मज़मून पढ़ रहा था, आज BBC की वेबसाइट पे लगा हुआ है। जो कच्चे का जनूबी पंजाब और सिंध का जो कच्चा है, उसके एक डॉन शाहिद लुन के बारे में, कि जिन्हें उनके एक साथी रिश्तेदार ने कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया। इस साथी को पुलिस ने 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमात ख़त्म करने और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई थी, गोया इन्फिल्ट्रेशन की गई थी। शाहिद लुंद के सर पे 1 करोड़ रुपए का इनाम था। शाहिद लुंद एक टिकटॉकर और यूट्यूबर भी था, और उसके ज़ाहिर फॉलोअर्स भी थे।
उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती के 35 बड़े मुकदमात थे। 15 बरस से वो राजनपुर कश्मीर रहीम यार ख़ान के दरियाई इलाके में सरगर्म था। शाहिद लुन ने 2022 में अपने भाई खुदा बख्श लुन की हलाकत के बाद गिरोह की क़यादत संभाली थी। पुलिस ने गुज़िश्ता बरस, पुलिस से मुराद है पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता बरस इंधड़ ग्रुप के एक सरगना जानू इंधड़ और उसके 5 साथियों की हलाकत के लिए भी उसी के गैंग के कुछ लोगों को इस्तेमाल किया था, मगर जो बुनियादी आदमी था उस्मान चांडिया, उसको पुलिस बाहिफाजत निकालने में कामयाब रही थी, तो वो अपने गिरोह के हाथों कत्ल हो गया। अलबत्ता शाहिद लुन के कातिल के बारे में पुलिस का कहना है कि उसे हमने बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है। लेकिन वहाँ एक जमात इस्लामी के सरकर्दा रहनुमा हैं अब्दुल करीम मज़ारी राजनपुर के, उनका कहना है कि पहले भी कई डाकू मारे गए, पुलिस मुकाबले होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, मगर पुलिस कच्चे को आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई। जब तक मकामी लोगों को स्टेक होल्डर नहीं बनाया जाता, ये मसला अपनी जगह रहेगा। सुनाई बात है सर। तारिक दुरानी साहब जो हैं लाड़काना से मजहबी हैं, हमारे साथी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक दुरानी साहब, आपको क्या इत्तलात हैं, ये जो नई टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है इन्फिल्ट्रेशन की, तरगीब की, इससे क्या गिरोह टूट जाएंगे? ये हिकमत अमली किस हद तक कामयाब है? सर, ये हिकमत अमली कोई नई हिकमत अमली नहीं है, ये माजी में भी पुलिस करती रही है, लेकिन इसका कोई फायदा पुलिस को आज तक नहीं मिला। कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी इनको जरूर मिलती है, लेकिन जो नतायज वो चाहते हैं तो वो इनको यहाँ पर नहीं मिलते। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कच्चे में ऑपरेशन सिंध में चल रहा है, सक्खर और लाड़काना डिवीजन में 3 से 4 साल हो चुके हैं। करोड़ों रुपए का फंड यहाँ पर इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। इन 11 महीनों में अगर आप बात करेंगे ना, तो लाड़काना और सक्खर डिवीजन में 272 अफराद अगवा हुए हैं सिर्फ इन 11 महीनों में। लाड़काना डिवीजन में 202 और सक्खर डिवीजन में 70 लोग अगवा हुए हैं। सबसे ज्यादा जो अगवा हुए हैं लाड़काना डिवीजन में कश्मोर में 101 और शिकारपुर में तक 81 लोग अगवा हुए हैं। इसी तरह अगर सक्खर डिवीजन में बात की जाए तो घोटकी में 45 और सक्खर में 22 लोग अगवा हुए हैं। तो सब जो भी पुलिस यहाँ पर स्ट्रेटजी जो बना रही है, जो कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, लोगों के साथ ताल्लुकात बना रही है, डाकू के आते डाकू को मरवाने की बातें कर रही है, लेकिन जिस चीज के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है उन मामलात में कमी नहीं आ रही। अब तो सूरत ये है, गुज़िश्ता हफ्ते कच्चे के डाकू तो कच्चे तक महदूद होते हैं ना। कश्मीर के गुड्डू के इलाके में खुलेआम दिन दिहाड़े 4 मोटरसाइकिलों पर 9 डाकू हथियार लेकर एक राइस मिल में घुसते हैं। एक दीवान जो हमारे हिंदू ताजिर है, राइस मिल के मालिक हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी बड़े वायरल हुए, उसको वहां से उठाते हैं, मोटरसाइकिल पे सवार करके कच्चे ले जाते हैं और आज तारीख तक वो बाजियाब नहीं हुए। देखें, सिंध हुकूमत चाहती होगी कि ये सब कच्चे के मामला ठीक हो, डाकू खत्म हो, उनके लिए वो कार्रवाइयां कर रही होगी, लेकिन मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं, लेकिन कुछ मामला ऐसे सामने आते हैं कि जिससे मैं नहीं समझता कि सिंध हुकूमत चाहती है कि ये मसले खत्म हो। अगर बात की जाए, लाड़काना डिवीजन का हसास तरीन इलाका शिकारपुर है। शिकारपुर में गुज़िश्ता 4-5 महीने से एक ऐसे एसएसपी को बुलाया गया है जिनको जिंदगी में पहला जिला दिया गया है। एक आदमी एएसपी था, एएसपी से वो 18 ग्रेड में जब एसएसपी बना, एसपी बना, तो उसको आपने शिकारपुर का जिला दे दिया, जो कि इंतहाई हसास जिला था। इसी तरह घोटकी की अगर बात करें, एक एसएसपी जो अभी वहां से हटाए गए हफीज बुक्टी साहब, उनको वेस्ट कराची के बाद दे दिया गया घोटकी। घोटकी में उनके मामलात इस तरह रहे कि उनके अपने डीआईजी सक्खर से उनके इख्तिलाफात हुए, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए, लेटर लिखे, और सिंध हुकूमत इतनी मजबूर हुई कि वो तो डाकुओं के लिए लाए गए थे कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई हो, वो खुद में लड़ पड़े। एसएसपी घोटकी और डीआईजी सक्खर दोनों को ओहदे से हटा दिया गया, और अब वहां पर 1 महीना होने को है, डीआईजी सक्खर का ओहदा खाली है। कोई डीआईजी सक्खर का ओहदा लेने को राजी नहीं है। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब को उनका ड्यूअल चार्ज है। नासिर आफ्ताब खुद कच्चे में गुज़िश्ता 1 महीने से शिकारपुर और कंकोट कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा था उसको कमांड कर रहे थे, वो भी डिस्टर्ब हो गया। जिस डीआईजी को आईजी साहब वहां पोस्ट करना चाहते हैं, उस पर लोकल जहां एमपी एमएनएस को इतराज है, जिन लोकल एमपीएस एमएनएस भी इतरे हैं, हर कोई अपना वहां पर डीआईजी रखना चाह रहा है। डीआईजी सक्खर का ओहदा खाली, जूनियर अफसरान को इन अजला में तैनात करना समझ से बालातर।
पंजाब की अगर बात करें ना सर, तो वहां 19 ग्रेड के एक अफसर को, एसएसपी को डीपीओ लगाया जाता है और उसके अंडर 18 ग्रेड का जो एसपी होता है वो या एसपी इन्वेस्टिगेशन लगता है या एडिशनल एसपी लगता है, इस तरह के ओहदे दिए जाते हैं। और एएसपी के बाद जब वो एसपी बनता है तो 3 से 4 साल उसको एसपी बना के रखा जाता है, फिर कहीं जाके डीपीओ रखा जाता है। हमारे पास सिंध में आज 17 ग्रेड का एएसपी प्रोमोट होता है, कल 24 घंटे बाद उसको जिला दे दिया जाता है, और वो भी शिकारपुर जैसा जिला, वो भी आपका घोड़की जैसा जिला, वो भी कश्मीर जैसा जिला। तो आप कैसे, तजुर्बा ही आपको सिखाएगा ना सर। हम तजुर्बेकार लोगों को, जिनको तजुर्बा है, उनको इन इलाकों में लगाया नहीं जा रहा, ना तजुर्बेकार लोगों को लगाया जा रहा है। वजह क्या है, क्यों नहीं लगाया जा रहा सर? सियासी इख्तिलाफात। जो सीनियर अफसरान हैं जो कच्चे में काम करना चाहते हैं, उनके हाथ बांध के अगर आप भेज देंगे तो वो काम करने को राजी नहीं होते। कितने कितने दिन ये ओहदे खाली रहते हैं और फिर इस तरह नए जो एसएसपी होते हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। सूरत हाल सिर्फ अब कच्चों की खराब नहीं है, जितना स्ट्रीट क्राइम इस वक्त शिकारपुर में बढ़ा है, जितना कनकोट कश्मीर में बढ़ गया है, जितना वो घोड़की में बढ़ गया है, उतना मैं कहूँ कि सिंध के किसी बड़े शहर में भी इतना नहीं बढ़ा होगा। उसकी वजह अब वो डाकू कच्चे को छोड़ के, कच्चे को तो साथ ही साथ, अब वो पक्के में भी आके कार्रवाइयां कर रहे हैं। कच्चे के डाकू पक्के में पहुंच गए और पक्के के डाकुओं को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दुरानी साहब, मुल्क की इस तरह की भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर लोग ऐसी सिचुएशन से खौफजदा होकर, जो लोग जिनके पास वसाइल हैं, वो नकल मकानी की कोशिश भी कर रही है। क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इस बात की? जी बिल्कुल, मैं तस्दीक कर सकता हूँ। जैकमाबाद से कुछ खानदान इवन मुल्क छोड़ के चले गए। इस तरह के कितने ही ताजिर हैं जो कनकोट कश्मीर से, क्योंकि अब तो सीजन आ रही है ना, वो कनकोट कश्मीर में जिसके पास लाखों रुपए है वो किसी डाकू से बचा हुआ नहीं है। घोड़की में किसी के पास करोड़ों रुपए का बिजनेस है तो किसी डाकू के पास उसके पास पर्ची आने में या उसको अगवा करने में देर नहीं लग रही। तो तकरीबन अगर बात की जाए तो इन तमाम अजला से सैकड़ों की तादाद में तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर ऐसे खानदान है कि जो यहाँ से कराची, हैदराबाद और दीगर अजला शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है और ये विन विन सिचुएशन है हर शेयर होल्डर के लिए। ऐसा है, लग तो ऐसे ही रहा है। और सबसे जो अफसोसनाक बात है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये एक बिजनेस है कि आपके कोई, वो जैसे अपनी दुरानी साहब ने कहा ना यार, अगर 50 MPA हैं, हर का एक अपना बंदा है। अब आपको आप फैसला इस बुनियाद पर नहीं कर रहे कि यार उस इलाके के लिए कौन अच्छा है, कि उस इलाके के कौन से सियासतदान को मुझे ओबलाइज करना है या किसको नहीं करना। ये मसला है। अवाम तो गई, जो भी। वक्फा ले लें। पाकिस्तान और भारत की आखिरी दो तरफा क्रिकेट सीरीज़ 2012 में हुई थी, यानी 12 साल पहले। इसके बाद से दोनों टीमें सिर्फ वर्ल्ड कप और एशिया कप और दीगर जो बैनुल-अक़वामी मुकाबले होते हैं उसमें बाहरले मुल्कों में मद्दे मुकाबिल होती हैं। अलबत्ता गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने ICC वर्ल्ड कप के इंडिया जाकर कुछ मैचेस खेले, मगर इस खैर सगाली का जवाब इंडिया ने ये दिया कि तकरीबन 2 दिन पहले ख़बर आई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तवस्सुस से ये पैगाम भेजा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में अगले फरवरी मार्च में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजी जाएगी। भारत ने गुज़िश्ता बरस एशिया कप के मैचेस खेलने के लिए भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। चुनाचे इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रखने पड़ गए थे। एशिया कप के सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में हो सके थे, मगर इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट हुक्काम संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि अगर ICC ने इंडिया के इनकार के बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जगह बदलने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसकी ना सिर्फ मज़ाहमत करेगा बल्कि हो सकता है कि इस टूर्नामेंट का भी बाइकआउट कर दे, या कम से कम वो ये शर्त ज़रूर मनवाएगा कि भारत के ख़िलाफ़ हम मैच नहीं खेलेंगे उस टूर्नामेंट में। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किसी तीसरी जगह इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें
इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने है कि जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। जी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गफ़्फ़ार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसने कोई पैगाम दे दिया, किसी ने दिया डाक खाने के तौर पे काम करती है, ये इसमें भारत की कितनी चलती है बीसीसीआई की इसमें, और जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की पॉलिटिक्स है उसमें भारत का वज़न कितना है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड वगैरह, उनकी कितनी चलती है? बहुत शुक्रिया वसत भाई और दरार साहब। देखें, तकरीबन चूंकि इसमें सारा मामला पैसे का है और चूंकि भारत की आबादी क्रिकेट में खेलने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन दुनिया की आबादी का जैसे वो तकरीबन निस्फ चौथाई बन जाते हैं या दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है, तो क्रिकेट में वो सबसे बड़ी जो है पॉपुलेशन पावर है, सबसे ज़्यादा आई बॉल्स हैं, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं, सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टर है। दुनिया का हर बोर्ड सिर्फ एक चीज चाहता है कि भारत नाराज ना हो। पाकिस्तान वाहिद क्रिकेट बोर्ड है, जैसे अभी आपने मेंशन किया, 2007 के बाद से हमारी बायलैटरल सीरीज नहीं हुई, लेकिन हम उनके बगैर जी रहे हैं, चल रहे हैं और सब कुछ है। और यकीनी तौर पर इस पर समझ लें कि 70% जो रेवेन्यू है आईसीसी का वो भारत के ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स के थ्रू ही जनरेट होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि जब मामला आता है रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू में सबसे ज्यादा आईसीसी इवेंट सबसे ऊपर टॉप पर होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड T20। लेकिन इन तमाम इवेंट्स के अंदर पैसे की सबसे बड़ी जो 30% या 40% तक की जो रीच बनती है वो पाकिस्तान इंडिया से बनती है। यानी कि अगर आज पाकिस्तान भारत से खेलना वर्ल्ड कप में बंद कर दे तो ना सिर्फ भारत को नुकसान है बल्कि आईसीसी को भी ठीक ठाक नुकसान है। अगर भारत के ना खेलने से 60% जो है तकरीबन आईसीसी को नुकसान पहुंच सकता था, सिर्फ पाकिस्तान के ना खेलने से भी 30%। तो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी ही क्रिकेट को जिंदा रखे हुए है। ये फुटबॉल नहीं है कि अगर इटली 2 दफा नहीं खेला तो और बहुत बड़ी टीमें मौजूद हैं। दुनिया में सिर्फ 10 टीमें हैं दरार साहब, उससे साहब, जो कि क्रिकेट खेलती हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलने के ममालिक सिर्फ 10 हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में सिर्फ 10 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं और वही तकरीबन वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप खेलती है। जो आपने भी पूरी सूरत हाल और मंजर कशी की सर, इसमें हमने अनफॉर्चुनेटली आज तक अपनी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं लगाया था इससे पहले कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। उसकी वजह खैर ये भी है कि दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ मौजूद हैं। पैसे की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, हो सकता था, और शायद आगे चल के आप देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भी ये मामला शायद पाकिस्तान को आइसोलेट करने की तरफ ही जाए। लेकिन इस वक्त तमाम चीजें ओपन है। आईसीसी को सिर्फ भारत ने एक फोन किया कि हम नहीं आ रहे, आईसीसी ने वो ईमेल सिर्फ छोटी सी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लिटरली 3 शायद लाइनों की ईमेल है जो मेरी इत्तला है कि भारत नहीं आ रहा तो अब हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ऐसा करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट लेवल तक पे ये बात चली गई है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आपकी बात का मुख्तसर जवाब यही है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही तमाशा चल रहा है। लेकिन ये बताइए कि कोई इसमें, जाहिर है कि हिंदुस्तान अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल सकता था लेकिन उसने पिछले साल अपनी टीम भेजी और उसका जवाब भारत ने हस्बे रिवायत इस तरह दिया कि जी हम नहीं आ रहे, हम जहां मैं खड़ा होऊंगा लाइन वहां से शुरू होती है। ये भी वहीं की एक फिल्म का जुमला है। तो इसमें जो बाकी अरकान होते हैं आईसीसी के, वो तमाशा देखते रहेंगे या कोई बीच बचाव की भी कोशिश होती है कि यार मतलब ख्याल करो, इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही लोग क्रिकेट देखते हैं दुनिया भर में नहीं तो कम से कम साउथ एशिया में, कम से कम पैसे का ही ख्याल करो, पैसे के घाटे को क्यों तुम नहीं देख रहे हो? तो ये क्या भारत की चीज़ समझ में आ जाएगी या नहीं? भारत की डोमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह यह है कि दुनिया में जो बोर्ड भारत से खेलता है उसकी सीरीज के पैसे 10 गुना ज़्यादा बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी भारत से खेलना चाहता है, न्यूजीलैंड भी भारत से खेलना चाहता है, साउथ अफ्रीका भी। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो नहीं खेल पाता। लेकिन अब उसमें एक और मुसीबत ये आ रही है वसत साहब, दरार साहब, के 1 दिसंबर से अमित शाह साहब के साहबजादे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। अब मतलब कि ये सितम पे सितम है कि एक तरफ तो आईसीसी उनके आने से पहले ही अपनी जो है ना वो गैर जानिबदारी दिखाने शुरू हो गया है, जानिबदारी, और उसके बाद 1 दिसंबर से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर ये खेल किस बुनियाद पर, किस जगह पे खेला जाएगा। लेकिन आईसीसी के लिए भी सूरत आसान नहीं है। पाकिस्तान में
आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है ये आईसीसी ने 4 साल पहले दी थी। अब ये क्रिकेट के साथ भी मजाक है, आईसीसी का भी, तमाम मेंबर बोर्ड का भी, इवन पाकिस्तान और भारत दोनों का भी, इस लिहाज से कि किसी ने बिल्कुल 11th आवर से पहले सोचा ही नहीं कि अगर भारत ने इनकार करना है, जो कि हमें सबको पता था वो करेंगे, उन्होंने वही किया। लेकिन 4 साल तक रावी चैन ही लिखता रहा, ना आईसीसी को होश, ना किसी मेंबर बोर्ड को होश, ना इवन पाकिस्तान। चले पाकिस्तान का मामला इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं बनता, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी कर रहा है। ये है फ्लैगशिप आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी इसके मुआयने करता है, इसके तमाम तरह हुकूक अपने पास रखता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं ना कि बिल्कुल रिटर्न ऑन द वॉल था कि इंडियन टीम ये करेगी, लेकिन कोई बैकअप प्लान नहीं है दुनिया में। ना फुटबॉल कभी ऐसे चल सकी है, ना हमने टेनिस को ऐसे तमाशे देखे, ये क्रिकेट में ही है। लेकिन शायद पाकिस्तानी अवाम भी ये चाहती है, और ये असूल भी यही है कि अगर दुनिया की 6 टीमें देखें ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, आईसीसी के सिक्योरिटी डेलीगेशन पाकिस्तान आए पूरे साल, उनके इंतजामी अमूर आए, सब ने उन्होंने सब क्लियर किया, और वो तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। तो क्या दुनिया का एक बोर्ड जिसके पास सिर्फ अगर पैसा है, तो 6 टीमें उसको नजरअंदाज करके सिर्फ उसकी वजह से पूरा टूर्नामेंट, वक्त बहुत ही कम है, ये बताइए ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपका क्या ख्याल है? सर डिपेंड ये करता है कि भारत अगर आने को तैयार होता है तो फिर ठीक है, वरना जो हुकूमत का पीसीबी का स्टैंड है, लग ये रहा है कि आगे चल के जो है ना ठीक ठाक फड्डा और लड़ाई होने वाली है, और फिर मामला मजीद खराब हो सकता है। और शायद ये भी हो जाए कि 2 बातें, या तो हम डिमांड करें कि भारत को टूर्नामेंट से बाहर फेंको, या फिर आईसीसी के अंदर भारत लॉबिंग करके पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दे। कोई एक चीज बहुत खराब होने वाली है। और जहां ये लग रहा है ना कि आईसीसी के पास चॉइस ये है कि यार या तो वो अपने असूलों और क्रिकेट की बेहतरी को देखे, या तो फिर अपने बैंक अकाउंट को देखे। हाँ, और सिर्फ ये क्रिकेट का मामला नहीं है, भारतीय हाई कमीशन ने जो पाकिस्तान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में जो टीम जाने वाली थी पाकिस्तान के, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, उसको वीज़े देने से इनकार कर दिया। आधों को वैसे इनकार कर दिया, और आधों को तब वीज़ा दिया जब दिल्ली में टूर्नामेंट। इसको तो देखिए, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान ने भारत को वीज़ा दे दिया, भारत ने एनओसी दे दिया, तो उनकी ब्लाइंड टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है। तो जरा देखिए ना कि हम किस तरह इस्तकबाल करने को तैयार हैं, और वो बिल्कुल इनकार जो भी आवे है, एब्सोल्युटली, जो भी आवे है बैठे है तेरे पे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जावें। थैंक यू सो मच गफ़ार, और प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।